नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, हमारे सुबह 11 बजे वाली क्लास का टाइम हो गया। अपने सभी ग्रुपों में एक बार शेयर करके आओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले, आपको पता है एक दिन जनरल साइंस और एक दिन जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। तो आज हम जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेंगे पहले, यानी जीके का पहला आपका मॉक टेस्ट होगा। फिर हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख स्थल। पिछली क्लास में मैंने 2-3-4 क्लास लिए जीके की, उनमें मैंने बताया था भारत के भौगोलिक उपनाम, विश्व के भौगोलिक उपनाम, इस तरह से आपने टॉपिक कवर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख स्थल। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड पार्ट भी आएगा। तो इसमें काफ़ी सारे हम भारत के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। पहले हम लेंगे 15 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट। दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपके यदि 12 या 13 क्वेश्चन यदि आपके हो रहे हैं तो बढ़िया आपकी तैयारी है, और 14 या 15 हो रहे हैं तब तो कहने की क्या है। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास हम शुरू करने वाले। इससे पहले जो भाई चैनल पे नया वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाए। चलिए दोस्तों जल्दी सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला उपजाई होता रहे और हम रेगुलर आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहे। और इस क्लास की पूरी होती है आपको पीडीएफ 12 बजे, क्योंकि 11 बजे रोजाना क्लास होती है और 12 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है फ्री में। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी हमसे ज्वाइन हो जाइए। आपको आरजी किशन एजुकेशन चैनल सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में रोजाना पीडीएफ भी मिलती रहेगी टॉपिक वाइज। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे के साथ ही आज की क्लास का हम शुभारंभ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ गया, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों आप सबको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर। कौन है दोस्तों? कैस्पियन सागर है, वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और बात करें ये झील यानी मीठे पानी की है या खारे पानी की, तो ये झील है खारे पानी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर है वो खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील यही है कैस्पियन सागर। अब बात कर लेते हैं चिल्का झील कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चिल्का झील कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना उड़ीसा में, भारत में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको बेकाल झील के बारे में खास तौर से ध्यान रखना है। बेकाल झील है वो सबसे प्राचीन झील है। बेकाल झील क्या है? सबसे प्राचीन झील। और बात करें तो यदि तो गहरी, सबसे गहरी और प्राचीन झील है वो कौन सी है? बेकाल झील, आपको ये ध्यान रखना है। और सुपीरियर सागर झील है वो हम बात करें तो मीठे पानी की झील है। सुपीरियर सागर झील कौन सी है? मीठे पानी की झील है। तो जो भी यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर होते हैं वो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, काफ़ी बार आ चुका है। चिल्का झील कहाँ है? वो उड़ीसा में। और कैस्पियन सागर वो खारे पानी की झील है, और विश्व में कहे तो सबसे बड़ी झील यही कैस्पियन सागर है। और सुपीरियर झील है वो हम बात करें तो मीठे पानी की झील है। और बेकाल झील है वो क्या है? सबसे प्राचीन और गहरी झील है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? ऐसे भी लिखा आ सकता है आकार और घनत्व में, या कई आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। तो आप सबको पता होगा कौन सा ग्रह है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो है दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह है वो आपको ध्यान रखना पृथ्वी की भगिन यानी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के, सॉरी दोस्तों किसकी? पृथ्वी की। ठीक है, नाम सॉरी मैंने गलती से ले लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शुक्र ग्रह है वो किसका? हम बात करें द्रव्यमान और लगभग आयतन में बात करें तो वो किसके समान है? लगभग पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसी कारण इसको पृथ्वी की भगिन या कहे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह भी कौन है दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो शुक्र ही है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो कौन है? बृहस्पति है। और बुध है सबसे छोटा ग्रह। बुध कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह। जो हम बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें वो भी कौन है? बुध है। और गर्म की बात करें तो वो है शुक्र। तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए। और हम बात करें तो सूर्य, मतलब बात करें तो सूर्य एक क्या है? तारा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 3 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लगभग बांटने वाली काल्पनिक रेखा
क्या कहलाती है, यानी क्या नाम है आपको। जल्दी सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, वो है भूमध्य रेखा। अब बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना क्या है, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। थोड़ा मैं मार्कर सही नहीं चल रहा है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तो उसका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और एक दक्षिणी गोलार्ध। भारत है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 4 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, पिछोला झील भारत के किस शहर में है। तो पहले बात कर लेते हैं, पिछोला झील है वो भारत के किस शहर में है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है, काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। तो ये पिछोला झील है वो कहाँ है, उदयपुर। और उदयपुर कहाँ है आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान, आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उदयपुर में है। अब बात कर लेते हैं पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, ये ध्यान रखना है, और किसके काल में हुआ था। पहले बात तो कर लेते हैं, राणा लखा के काल में हुआ था। किसके काल में, राणा लखा के काल में इस झील का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा पिछोला झील के बारे में, काफ़ी सारा लंबा इतिहास है, हालांकि मैं काफ़ी सारा बता दूंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, राणा लखा के काल में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, चित्रमल जो क्या था, बंजारा था, उसने करवाया था, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है, पिछोला झील क्या है दोस्तों, मीठे पानी की झील है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, एक था बंजारा, उसने करवाया था। मैं नाम लिख देता हूँ, उस बंजारी का नाम क्या था, ये था, क्या था, चित्रमल, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। ये बंजारा था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था, थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही रोचक है और सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आपको ध्यान रखना है कितने कमरे हैं, 340 कमरे। अब थोड़ा सा राष्ट्रपति भवन के, आपको पता है राष्ट्रपति का वो निवास स्थान होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है। राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है संवैधानिक तौर पर देखें तो। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आगे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ बात करें तो इसमें क्या है, 340 तो क्या है कमरे हैं, और 74 क्या है बरामदे है। थोड़े से में नोट कर लीजिएगा, 74 क्या है बरामदे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भवन में बरामदों की संख्या कितनी है, 74 है। और बात करें तो 18 सीढ़ियाँ है, 18 क्या है, सीढ़ियाँ है। जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यानी 18 क्या है, सीढ़ियाँ है। और बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 37 फंवारी है। क्या है, 37 फंवारी है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, 37 फंवारे, फंवारे लगी है, ठीक है, फंवारे, ठीक है। और आगे बात करें तो इसमें क्या है, 37 ही क्या है, सभागार है। सभागृह का मतलब सभा करने, सभागृह। 37 ही क्या है, आपको ध्यान रखना, सभागृह। 37 ही क्या है, 37 फंवारे, और 37 ही क्या है, सभागृह है। तो ये क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो सभागृह की संख्या 37 है, फंवारों की संख्या 37 है, 18 सीढ़ी है, और 74 क्या है, बरामदे है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कमरों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 340 है। चलिए दोस्तों ये 330 एकड़ में लगभग बसा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी ध्यान रखना है, हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद है वर्तमान में जो 14वें क्या है, राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो पेनल्टी किक है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। झारखंड की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, झारखंड की राजधानी की बात करें तो क्या है, रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा, रांची है। अब बात कर लेते हैं धनबाद, आपको बताया था मैंने कोयलों की राजधानी या कहीं कोयला नगरी किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीछे पालमपुर भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, वो धनबाद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। लाल बहादुर शास्त्री है, उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब बात कर लेते हैं, आपको कह दे भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको पता है। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। और भारत की खोज किसने की थी? वो आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक तो है जवाहरलाल नेहरू, और भारत की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, जो भी और भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखना है। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति, अभी आपको बताया था कौन है, रामनाथ कोविंद है, और आपको और बाकी सब पता ही होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पहले बात तो आपको डेट भी याद रखनी चाहिए, यानी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में किसकी हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। और कितने प्रतिनिधियों के बीच में हुई थी? वो आपको ध्यान रखना है, 72 प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। कितने? 72 प्रतिनिधियों के बीच इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर, ये डेट भी याद रख सकते हो, 28 दिसंबर हम बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, यानी इसके हम बात करें तो स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, 3 व्यक्ति प्रमुख थे, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, और बात करें तो दिन साहब बाबा। दिन साहब बाबा, ये आपको तीनों व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। ए.ओ. ह्यूम था एक, तो कौन था? ए.ओ. ह्यूम था, एक था दादा भाई नारोजी, और एक और था, आपको ध्यान रखना है, दिन साहब बाबा। तो इनमें प्रमुख आपको ये दोनों ध्यान रखने। यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये 2 और 1 मैंने बता ही दिया, दिन साहब बाबा। तो इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन देगा, स्थापना किसने की, तो ज्यादा उचित आपका रहेगा ए.ओ. ह्यूम। पहला कौन रहेगा? ए.ओ. ह्यूम। 2 नंबर पे हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो इसके हम बात कर लेते हैं, जो ये डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी क्या थे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष कौन बने थे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे, आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तब तो आपको करना है डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी। और हम बात करें स्थापना किसने की, वो ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नारोजी, और कौन था? वो भी दूसरा नाम दिन साहब बाबा। तीनों को ध्यान रखना है। ज्यादातर आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, हालांकि मैंने 2 इसलिए दिया ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊं। और दोनों ऑप्शन में हो तो भी आपको ए.ओ. ह्यूम करना है। स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। और अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिना देर किए। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी और सभी कमेंट करके जरूर बता देना, जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना किसने व कब की थी, ये आप कमेंट करके आज बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना किसने व कब की थी, या कमेंट करके आप जरूर बता देना क्लास पूरी होने के बाद, या भी कर सकते। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है इजिप्ट, और आगे मिस्र भी लगाया हुआ मिलता है, इजिप्ट मिस्र। तो इजिप्ट मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन और भी काफी यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यानी फिनलैंड को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना, 1000 जिलों का देश। नोट कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉपी पेन साथ रखिएगा। 1000 जिलों का देश, 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है?
फिनलैंड को कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और आपको बताया था सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। दोनों नाम एक देश जैसे है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सफ़ेद हाथियों का देश मैंने बताया था थाईलैंड को कहा जाता है, और 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और जापान को क्या कहा जाता है आपको पता है, उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया काफ़ी बार, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। मैंने ट्रिक बताया था, जय का मतलब जन्म लेना, और जन्म लेने का मतलब सूर्य का उगना, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। और मैंने बताया था ब्रिटेन है, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दो। तो ब्रिटेन को कहा जाता है सूर्यास्त का देश, या कहे डूबते हुए सूर्य का देश। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, वो ब्रिटेन को कहा जाता है। मैंने बताया था बै का मतलब हुआ बम, और बम का मतलब बम जब फूटेगा नष्ट हो जाएगा, यानी डूब जाएगा, यानी सारा संसार क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, भारत के संविधान का क्या है, भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको घुमा के दे रखा है, तो आपको पता है प्रारूप समिति के, प्रारूप का मतलब क्या होता है, मूल पत्र ही होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप सबको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो क्या है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हम बात करें समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, चैत्य भूमि कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चैत्य भूमि भी लिखा जा सकता है, कई जगह चैत्य भूमि, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हम बात करें समाधि स्थल है, उसको चैत्य भूमि कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो संवैधानिक अब बात कर लेते हैं काफ़ी सारे, जैसे आपको कहे स्थायी हम बात करें। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा के स्थायी, संविधान सभा की क्या दोस्तों, स्थायी जो कि अस्थायी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यह आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के प्रथम क्या है, राष्ट्रपति है। और द्वितीय राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सलाहकार के रूप में बात करें तो नरसिम्हा राव थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, नरसिम्हा राव थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, कमेंट करके सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो होती है 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के शून्यकाल कितने समय का होता है। तो आप सबको पता होगा शून्यकाल का समय होता है वो 12 बजे से लेके कितने दोस्तों, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का होता है। 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का होता है, वो क्या होता है, शून्यकाल होता है। तो आपको पता है शून्यकाल होता है कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। शून्यकाल का समय कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आज की मतलब मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्लास बाकी आपको पता है टॉपिक वाइज है, भी हम डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करिए तो वो की गई थी, आपको पता होना चाहिए कब की गई थी, 1945 में की गई थी। कब दोस्तों, 1945 यानी 24 अक्टूबर। यदि आप डेट याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 24 अक्टूबर 1945। कितना, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसकी स्थापना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब बात कर लेते ये वर्तमान में, या बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो ये है न्यूयॉर्क की, क्या है न्यूयॉर्क। हम बात करें तो कहाँ है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये आप ध्यान रखिएगा। और WHO का मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है, WHO जो कि काफ़ी अभी
हम बात करें तो चर्चा में भी है, WHO स्वास्थ्य संगठन है विश्व है, उसका भी ध्यान रखना है। कहाँ है? ये है जेनेवा में। इसका हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। काफी बार एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दोनों ही ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क, यानी बात करें यूएसए में। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं जेनेवा में है, और बात करें तो जेनेवा में जो WHO का मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपका टॉपिक शुरू होता है भारत के प्रमुख स्थल। इनके बारे में हम बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की ये टॉपिक हम शुरू करने वाले। इससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पहला आपका क्या है? सांची का स्तूप कहाँ है? जल्दी से आप सबको पता होगा सांची का स्तूप कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सभी विद्यार्थी साथ साथ जवाब देते रहिएगा। तो वो है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से है। यदि हम बात करें बौद्ध, थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से किसका संबंध है? सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। सांची के स्तूप का मेन जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण करवाया था, आपको पता होना चाहिए, अशोक महान ने। किसने करवाया था? अशोक महान ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अशोक महान ने। आपको ये ध्यान रखना। और सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे रिलेटिव है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा कह दे या दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो कहाँ है? आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये 5 मंदिर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 5 मंदिरों का क्या है? ये समूह है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है? वो 5 मंदिरों का समूह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या है? माउंट आबू सिरोही यानी राजस्थान में है। सिरोही आपको पता है, सिरोही में जो माउंट आबू है वहाँ है, आप ध्यान रखिएगा। और बात करें राज्य की तो वो है राजस्थान। राज्य भी आपको पूछ सकता है कौन से राज्य में है, तो वो कहेंगे अब राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बनता है, आपके ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके बात करें, निर्माण की बात करें तो कब करवाया गया था? इसका निर्माण पहले बात कर लेते हैं, संगमरमर से करवाया गया। किससे? संगमरमर से निर्माण करवाया गया इसका। और बात करें किसने करवाया था? वो वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई भाई थे, उन्होंने दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर है, आपको पता है ये जैन धर्म से रिलेटिव है। किससे? जैन धर्म से। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। सेंट कैथेड्रल चर्च है वो कहाँ है? गोवा में। आपको सीधा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ है? गोवा में। गोवा में, ये इतना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? जल्दी से आपको पता है, दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है नरोरा। यह आपको पता है ताप विद्युत संयंत्र है, और वर्तमान में बात करें कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में, आप ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, आपके लिए थोड़ा चर्चा करूंगा इसके बारे में। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तो आपको पता है कौन सी थी? पहले तो ये थी, आपको पता होना चाहिए कौन थी, डिगबोई, ये असम वाली थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो आप बात कर सकते हैं रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, जो गुजरात की क्या है? जामनगर में, जामनगर में है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये है जो कि पेट्रोलियम विश्व की, केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी या कहे ये है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में ये है बड़ी, ठीक है। काफी सारे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन में न दिया हो तब आपको ये करना है, डिगबोई वाली, ठीक है। और डिगबोई वाली क्या है? आपको ध्यान रखना है, एशिया की सबसे पहली तेल रिफाइनरी है। डिगबोई क्या है? एशिया की सबसे पहली तेल रिफाइनरी, यानी तेल कुएं के रूप में वहाँ भंडार मिला था, वो है डिगबोई, असम में है, वो सर्वप्रथम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी डिगबोई कौन सी है? सबसे पहले वाली तेल रिफाइनरी है। और इसका भंडार या कहे कब? ये 1901 की है, 1901 की है। कब की है ये? डिगबोई वाली है जो असम की है, वो 1901 की है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एशिया की पहली बार तेल कुएं का खनन किया गया था 1901 में, ये ध्यान रखिएगा। डेट भी आप, चलिए दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? जिला भी याद रख सकते हो, आपको पता है कौन है? तिनसुकिया, तिनसुकिया जिले में है ये। असम के कौन से जिले में? तिनसुकिया जिले में है जो डिगबोई है। और वर्तमान में बात करें तो गुजरात वाली है, जो आपको पता है रिलायंस के अंडर में है। इसका शॉर्टकट नाम भी ध्यान रखिएगा, RPCL
आरपीएल भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जो कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन क्या है आपका है, नंदनकानन सेंचुरी कहाँ है? तो आपको पता है वो कहाँ है, ओडिशा में। नंदनकानन सेंचुरी कहाँ है, आपको ध्यान रखिएगा ओडिशा में है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल जो लेबोरेटरी है उसका मुख्यालय की बात करिए तो वो है बेंगलुरु में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग आपको पता है कहाँ है, ये अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां आपको ध्यान रखना है अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला है चार मीनार है वो कहाँ है, आप ध्यान रखिएगा। चार मीनार है हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता होना चाहिए तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चार मीनार है वो कहाँ है, हैदराबाद में। और आप सबको पता होना चाहिए जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्या है आपका, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वो है दोस्तों असम में। कहाँ है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, आप ध्यान रखिएगा असम में है। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण बनते हैं वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जंतर मंतर कहाँ है। जंतर मंतर वेधशाला है वो आपको पता है जयपुर में भी है और नई दिल्ली में भी है। तो आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेगा, एक मिलेगा। तो इसलिए आपको पता है राजस्थान के जयपुर में भी है और नई दिल्ली में है, जंतर मंतर दोनों जगह है। अब बात कर लेते हैं, अगला है गिर नेशनल पार्क कहाँ है, वो गुजरात में। काफी सारे बार क्वेश्चन ये आ चुका है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, वो है दोस्तों गुजरात में। तो आप ध्यान रखिएगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबद है वो कहाँ है, बीजापुर कर्नाटक में है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। जो गोल गुंबद है वो कहाँ है, बीजापुर कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसलिए स्टार लगा लीजिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आपको पता है श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार आर्मी एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अलग से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, केदारनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है वो बात करें तो उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखने का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में कम से कम 20 बार आ चुका है, बहुत ही रिपीट होता है, लगभग 11 या 12 में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको करना है एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, वो काजीरंगा अभ्यारण्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी महत्वपूर्ण था, हरिकोटा वाला, श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, वो है पुणे महाराष्ट्र में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मंदिर मैंने काफी बार बता दिया, अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग भी अमृतसर पंजाब है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है सिग्लीपाल, क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिग्लीपाल राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, वो ओडिशा में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतनी है। तो ये था आज की क्लास दोस्तों, इसमें मैंने आपको करवाया है भारत के प्रमुख स्थल, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें बचे हुए नाम भी हम पढ़ेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण, जैसे थोड़ा रिपीट कर देता हूँ महत्वपूर्ण कौन कौन से है, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ये एक तो ये काजीरंगा वाला महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लीजिएगा और बताया था। और आपको पता है एक सतीश धवन वाला, ये श्रीहरिकोटा वाला इंपॉर्टेंट है आर्मी एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ बात करें तो जंतर मंतर, और बात करें ये ध्यान रखिएगा गोल गुंबद, और ये भी ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण है। चार दीवार वाला भी महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बात करें तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नरोरा वाला भी महत्वपूर्ण है,
और दिलवाड़ा जैन मंदिर ये भी ध्यान रखिएगा, और सांची का स्तूप भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। इसकी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे 12 बजते ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाएगा, और कम से कम अपने 5 विद्यार्थियों, अपने दोस्त है जो भी, उनको प्रेरित जरूर कीजिएगा ये चैनल देखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। हो सकेगा सोमवार मंगलवार से मैं मैथमेटिक्स की क्लास आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।